हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और उन्हीं सभी टॉपिकों को हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल पर, जिन टॉपिक से कई बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते हैं। और होता क्या है कि उन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कन्फ्यूजन की वजह से या हमारे डाउट क्लियर नहीं होते उस वजह से, या हमको उन टॉपिकों को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इस वजह से उस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप सभी को उन सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में या ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाए, जिससे बार बार एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि NTA UGC नेट हुआ या TGT PGT एग्ज़ाम वगैरह, जो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में जो टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं टॉपिकों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में जो है हमने अशोक के अभिलेख के बारे में हमने इससे पहले एक पार्ट और डिस्कस किया था, जिसके अंदर अशोक के जो वृहत शिलालेख है जो 14 है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसी के बाद जो है कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि इसके जो है लघु शिलालेख और गुहा लेख और स्तंभ लेख वगैरह वगैरह इन सब की भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इसके बारे में हमने विचार विमर्श करने के बाद अब ये सोचा है कि इसके ऊपर भी हमको डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि NTA UGC नेट में भी अभी देखा कि जो हमारा लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर अशोक के अभिलेखों से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, बहुत ही आसान भाषा में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको इन अभिलेखों से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट रहने वाला है। तो बस आपको यही करना है कि बस अपना वीडियो को जो है अंत तक देखना है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीडियो को हम लेकर आते हैं और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इन सभी जो भी हमारे टॉपिक है, जैसे कि लघु शिलालेख, वृहद और लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख, इन तीनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम स्लाइड पे ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ अशोक के शिलालेख एवं वृहद और लघु स्तंभ लेख, ये दोनों टॉपिक, और इसके साथ में हम गुहा लेखों की भी चर्चा आज के हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आपको जो है इस वीडियो के अंत तक बस बने रहना है। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट्स करके बताएं कि हमारा ये डाउट है, तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो किन किन स्थानों से मिले हैं भारत के जो नक्शे के अंदर। हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हो कि ये जो रेड कलर का जो है ये वृहत शिलालेखों का है, जैसे कि सोपारा है, कालसी है, गिरनार है और ये जोगढ़ है। और यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो है 8 या ये 10 स्थानों से लगभग ये 10 स्थानों से मिले हैं। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे हमारे जो लघु शिलालेख हैं वो ये है। ये जो पिंक कलर, ये जो हमारा ब्लू कलर का जो है गोल वाला है, एरोरा, सेसाराम, पाटलिपुत्र, सांची, गुर्जरा और भाबरू, बेराट, ये सारे जो है हमारे लघु शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, इसकी जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो साउथ के अंदर जो कर्नाटक वाले एरिया है, सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख हमारे अशोक के इस एरिया से मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा किस प्रदेश से अशोक के शिलालेख मिलते हैं, तो कर्नाटक के अंदर मिलते हैं। और फिर कर्नाटक के बाद जो है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है पूरे भारत के अंदर जो है इसकी जो है राज्य की सीमा निर्धारित जो है हम अशोक के शिलालेख के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि साउथ में जो है कर्नाटक से लेके तो ये गुजरात होते हुए ये कांधार से ये ऊपर तक, और इधर ये अपना पूर्वी बिहार वगैरह और ये सारी चीज़ें कलिंग, उड़ीसा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो अशोक के शिलालेख के अंदर आ रही। तो इस तरीके से आप इसके सारे शिलालेख के समझ
आसान से समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें मिली है। ये गुर्जरा वगैरह, ये बेराट वगैरह, ये सारे भाबरू बेराट, ये भाबरू बेराट तो यहाँ का क्या बोलते हैं जयपुर का, और गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश का, सांची का है। इस तरीके से कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सारनाथ भी वहीं है, पाटलिपुत्र, सासाराम, ये सारे जो है नेपाल के तराई क्षेत्र के अंदर है, और कुछ जो है बिहार के जो है अंदर है, और इधर कलिंग का है, सन्नाती, मास्की, ये सारे जो साउथ के हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है कुछ जो है शिलालेखों के बारे में दिया गया है कि किस किसने इसकी जो खोज की है। जैसे कि इलाहाबाद स्तंभ लेख की जो है बर्ट ने खोज की, और कब की है, 1834 के अंदर। भाबरू की जो है कैप्टन बर्ट ने ही खोज की इसकी भी, और जो है 1840 के अंदर जो है 6 साल बाद इसकी खोज की। रामपुरवा की कार्लाइल ने की, रूपनाथ की कर्नल एलिस ने की है। मैसूर के जो 3 लेख मिले हैं उनको राइस ने की है। इस तरीके से सारों के जो है यहाँ पे दिया गया है। मास्की की जो है बीडेन ने की है, जो भी अशोक का जो नाम पढ़ा गया है मास्की से पढ़ा गया है, और इसकी खोज किसने की, बीडेन ने की गई है, और 1915 के अंदर की गई है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ सकते हो। और आर्यन स्टाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारनाथ लेक के बारे में आया है कि सारनाथ लेक की अगर खोज अगर आपसे पूछे कि किसने की, आर्यल स्टाइन ने की है, और ये 1905 के अंदर की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको मास्की वाला भी याद रखना है, बीडेन ने की है, बीडेन ने ही मास्की लेक को खोजा है, और इसी को जो है नाम पढ़ा गया। सबसे पहले अशोक का नाम मास्की में ही पढ़ा गया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अशोक के जो लघु शिलालेख है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या है इसके संबंध में जानकारी। जो हमारी सामान्य जानकारी है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अशोक का जो नाम है हमको किस किस शिलालेख के अंदर मिलता है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई है। एक तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलन। तो ये चारों शिलालेख के अंदर जो है अशोक का नाम हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक का नाम किन किन शिलालेखों के अंदर देखने को मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम। और इन सब में जो है सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि अगर किसके अंदर जो है सबसे पहले अशोक का नाम पढ़ा गया था, तो मास्की के अंदर पढ़ा गया था, और बीडेन महोदय ने जो है इसकी खोज की थी 1915 के अंदर। अभी हमने देखा है इसको, तो 1915 के अंदर जो है मास्की की खोज की गई थी, उसी के अंदर जो है अशोक का नाम पढ़ा गया था। इससे पहले भी मतलब जो है देवनाम प्रियदर्शी, भाबरू विराट के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी गई थी, मगर तब जाके जो है उन लोगों को पता नहीं चला था, जेम्स प्रिंसेप महोदय वगैरह, इन लोगों को पता नहीं चला था कि देवनाम प्रियदर्शी कौन है। तो उन्होंने जब फिर बाद में ये सारी चीज़ें जब मिलाई, जेम्स प्रिंसेप ने जो है दिल्ली मेरठ को पढ़ा था, और उसके बाद जो है मास्की के अंदर जब मास्की की जब खोज हुई तो मास्की के अंदर जो पूरा पूरा अशोक नाम हमको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि अशोक का नाम किसमें मिलता है, तो जो है मास्की के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर रूपनाथ और गुर्जरा और सारो मारो और पनगुडरिया, ये 4 लेख जो है ये लघु शिलालेख है दोस्तों। लघु शिलालेख को हमको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने वृहत शिलालेख पढ़े थे, तो वृहत शिलालेख के अंदर क्या होता है कि 14 लाइनें लिखी हुई थी, मतलब 14 शिलालेख लिखे हुए थे। मगर जो है ये 10 स्थानों से मिले थे। मगर जो है हमारे लघु शिलालेख का क्या है संबंध, ये छोटे लेख हैं। जैसे कि एक लेख, एक पत्थर के अंदर किसी के अंदर 2 लाइन लिखी है, किसी के अंदर 1 लाइन लिखी है, किसी के अंदर 3 लाइन लिखी है। इस तरीके के अगर ये शिलालेख हैं तो ये हमारे लघु शिलालेख है। और अशोक ने जो है सबसे पहले लघु शिलालेख को लिखवाया, फिर उसके बाद वृहत शिलालेख को लिखवाया, फिर उसके बाद जो है स्तंभ लेखों को लिखवाया। इस तरीके से सारे क्रम में। तो सबसे पहले जो है अशोक का मूड जो था लघु शिलालेख का लिखवाने का बना है। तो लघु शिलालेख के अंदर जो है 1 या 2 या 3 लाइन इस तरीके से जो मतलब अलग अलग जगहों पे जो मिला है, अलग अलग लाइनें मिली है। और ये कई सारी जगहों से मिले हैं दोस्तों, लगभग 25-30 जगहों से ये मिले हैं। पर हमको सारी जगहों से नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम्स के लिए जो सफिशेंट है उन सभी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि लघु शिलालेख को जो है किस तरीके से हमको डिफाइन करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ से ये मिले हैं। तो रूपनाथ जो है, अगर आपसे पूछे कि रूपनाथ जो है लघु शिलालेख कहाँ से मिला है, तो मध्य प्रदेश से। गुर्जरा मध्य प्रदेश में मिला है, सारो मारो भी मध्य प्रदेश से मिला है, और पनगुडरिया भी जो है मध्य प्रदेश से मिला है। तो मध्य प्रदेश से कुल 4 अभिलेख मिले इसके जो है लघु शिलालेख है। अब इनके अंदर क्या क्या विवरण दिया ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो पनगुडरिया लेख के अंदर जो है उपनीत विहार की ओर यात्रा करते समय अशोक द्वारा
कुमार सांब। तो दोस्तों ये कुमार सांब को जो इन्होंने अपना संदेश भेजा उसका उल्लेख हमको किस में मिलता है, पनगुड़ेरिया लेक के अंदर। और पनगुड़ेरिया लेक कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और ये कुमार सांब वाला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीए यूजीसी नेट के अंदर इसका क्वेश्चन बन चुका है। कुमार सांब का जो है उल्लेख किसके अंदर मिलता है, पनगुड़ेरिया लेक के अंदर जो है ये मिलता है। और पनगुड़ेरिया जो है कहाँ का है, ये पनगुड़ेरिया जो कहाँ का लेक है, ये मध्य प्रदेश का है, एमपी के अंदर जो पनगुड़ेरिया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हमारा जो रूपनाथ के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो रूपनाथ भी मध्य प्रदेश के अंदर, इसके अंदर क्या उल्लेख मिलता है, रूपनाथ में जो है अशोक ने कहा है कि उसने भूदेव अर्थात ब्राह्मणों को जो है मिथ्या साबित कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि अशोक के अभिलेख में भूदेव से संबंध क्या है, तो भूदेव को आपको जो है ब्राह्मण समझना है। तो भूदेव का संबंध जो है यहाँ पे ब्राह्मण से लगाया गया और ब्राह्मणों को जो है मिथ्या साबित कर दिया गया इस लेख के अंदर, ये हमको जानकारी मिलती है। तो हमने जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो दो लेक मिले हैं, रूपनाथ और पनगुड़ेरिया, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बिहार के सासाराम में जो लघु शिलालेख मिले हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर जो तीर्थ यात्रा आरंभ करने के 256 रातें बीतने के बाद जो है इसका जो है निर्गत करवाया। कहने का मतलब है जो अशोक ने जो अपनी तीर्थ यात्रा जो शुरू की थी उसके अंदर जब 256 रातें बीत गई थी, तब जाके जो है बिहार का जो सासाराम जो है वहाँ पे लघु शिलालेख उसने निर्गत करवाया। तो इसके अंदर बस यही जानकारी हमको देखने को मिलती है कि 256 रातें बीतने के बाद इस शिलालेख को जो है निर्गत करवाया गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एरोरा लेक के अंदर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से जो है 256 वर्ष बीत गए हैं जब बुद्ध की मृत्यु हुई। कहने का मतलब यहाँ पे जो है काल गणना की गई है, इन्होंने काल क्रम के अनुसार इन्होंने बताया है कि जब ये लेख लगा है उस टाइम पे जो 256 वर्ष बीत चुके हैं जो है बुद्ध की मृत्यु को। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जानकारी मिलती है। तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक याद रखना है इसका। अब इसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है राजस्थान के अंदर जो भाबरू बेराट जो है अभिलेख। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल आपको हर हाल में याद रखना है। तो इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है, इसमें जो बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्न का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या अगर आपसे पूछे कि बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्न का उल्लेख किस में मिलता है, तो भाबरू बेराट के अंदर मिलता है। और भाबरू बेराट के अंदर और चीज़ क्या मिलती है कि इसके अंदर जो है बुद्ध की जो पुस्तकों की सूची मिलती है, 7 पुस्तकों की, मतलब 7 पुस्तकों की जो बुद्ध के मतलब बौद्ध धर्म की जो 7 पुस्तकें उसकी सूची कहाँ मिलती है, भाबरू बेराट के अंदर ये मिलती है। तो कहने का मतलब भाबरू बेराट के अंदर सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक तो बुद्ध की शिक्षाएं मिल गई इसके अंदर, त्रिरत्न मिल गए और 7 पुस्तकें मिल गई दोस्तों, ये 7 है। इस तरीके से भाबरू बेराट के अंदर आपको बस यही सारी चीज़ें याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी जो खोज किसने की दोस्तों, तो कैप्टन बर्ट ने की थी। तो कैप्टन बर्ट ने किसकी खोज की थी कि भाबरू बेराट की थी। और ये जो है वहाँ पे जयपुर के अंदर एक पहाड़ी है, वहाँ से ये मिला था। तो भाबरू बेराट की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। और अशोक के जो बौद्ध होने का जो है सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण इसी में मिलता है। कहने का मतलब ये जब अशोक ने जो इतनी सारी जो है बौद्ध धर्म की अगर चर्चाएं की है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ जो है बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध अनुयायी होने का जो है प्रबल प्रमाण मतलब सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट जो है सोर्स यही है अशोक का। अगर बौद्ध धर्म से अगर हम रिलेट करेंगे तो अशोक का जो बौद्ध धर्म होने का जो है सबसे बड़ा प्रमाण भाबरू बेराट अभिलेख ही है। आपको बस ये याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमारे लघु शिलालेख के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब कर्नाटक से जो बहुत सारे शिलालेख इसके मिले हैं। कर्नाटक से क्या क्या मिला है, एक तो मास्की मिला है, ब्रह्मगिरी मिला है, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर मिला है, नेट्टूर मिला है, उदयगोलम मिला है, गोवी मठ मिला है और सन्नाती मिला है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे शिलालेख जो है हमको कर्नाटक से देखने को मिलते हैं। मगर इन सभी चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है, जो हमारे इंपॉर्टेंट है उन्हीं सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमको क्या क्या ध्यान रखना है ये हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे मास्की लेक मिला है, इसके अंदर जो वीडेन महोदय ने जो 1915 के अंदर खोजा। इसी में जो है हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि अशोक का नाम इसी के अंदर पढ़ा गया है। तो मास्की, नेटूर, उदयगोलम, तो ये तीनों जो है मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम, ये 4 शिलालेख के अंदर जो अशोक का नाम देखने को मिलता है। बट सबसे पहले जो मास्की के अंदर जो अशोक का नाम हमको देखने को मिलता है। और वीडेन महोदय ने जो इसको खोजा था 1915 के अंदर। अब ब्रह्मगिरी लेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मगिरी के अंदर जो अशोक की धम्म नीति का जो है प्रसारण के बारे में उल्लेख किया गया तथा शिष्यों द्वारा गुरु का आदर भी धम्म नीति के अंदर मतलब ब्रह्मगिरी के अंदर ही बताया कि जो है गुरु
का आदर करना भी धम्म नीति के अंतर्गत आता है, इस लेख के अंदर बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद सिद्धपुर एवं जटिंग रामेश्वर, यहाँ स्वर्णगिरी का उल्लेख मिलता है और इसी के अंदर इसीला नगर जो है दक्षिण भारत के अंदर है, उसी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों स्वर्णगिरी का उल्लेख आप याद रखो या ना रखो, पर इसीला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि इसीला नगर के उल्लेख किसके अंदर मिलता है, तो सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर के अंदर मिलता है। इसके बाद नेट्टूर और उदयगोलम के अंदर अशोक घोषणा करता है कि उसका अनुशासन पूरी पृथ्वी पर प्रेरित हुआ है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इन सारे शिलालेख के अंदर आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, मास्की वाला याद रखना है। मास्की के अंदर जो है अशोक का नाम पढ़ा गया है, तो इसलिए याद रखना है। ब्रह्मगिरी के अंदर जो है गुरु द्वारा जो है गुरु का आदर करना याद रखना है। सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर के अंदर जो है आपको इसीला नगर वाला याद रखना है। तो ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी को बस का आपको याद रखना है, बाकी का आप याद ना रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ से आपको क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। इसके बाद सन्नाती लेक जो है चंद्रलांबा वाला, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रलांबा के मंदिर के अंदर कौन सा लेक है, सन्नाती लेक है। इसमें जो है 12वां और 14वां जो हमारा वृत शिला लेक है उसकी लाइनें लिखी हुई है, और दूसरी तरफ जो है जोगड़ और हमारा जो वहाँ से मिला है धौली और जोगड़ से जो हमारा पृथक कलिंग शिलालेख है वो भी यहाँ से मिला। तो इसके बारे में हमने पहले पार्ट के अंदर चर्चा की थी कि जो है पृथक जो है कलिंग शिला पृथक जो लेख है हमारे, जिसके अंदर हमने 11 12 13 लाइनें जो हमारी कलिंग के जो लेख था वहाँ से नहीं मिला था धौली जोगड़ से, तो उसके अलावा धौली जोगड़ से मिला था और जो एक सन्नाती से मिला। तो सन्नाती जो है चंद्रलामा मंदिर है उसकी दीवारों के अंदर जो है ये लेख लिखा हुआ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर एरागुड़ी लेक है, तो ये जो है दोस्तों ये उल्टा लिखा हुआ, मतलब इसकी लिपि जो है दिशा दाएं से बाएं है। कहने का मतलब यहाँ से इसकी लिपि जो है यूं से यूं चलती है, इस तरीके से चली है, तो इसलिए इसको जो है उल्टा लेक भी बोला गया है। एरागुड़ी लेक और बाकी के जितने भी लेक है इसमें सबकी लिपि यूं लिखी गई है, इसकी लिपि यूं लिखी गई है, तो इस तरीके से इसको उल्टा लेक भी बोला जाता है, एरागुड़ी लेक। तो एरागुड़ी जो है बिल्कुल अलग ही नाम है, आपको बस इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अशोक के वृहद स्तंभ लेख के बारे में हम चर्चा कर ले। तो वृहद स्तंभ लेख जो है कितनी जगह से मिले, तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ वृहद स्तंभ लेख जो है हमको 6 जगहों से मिलता है। अब 6 जगहों से तो मिलता है, जैसे कि दिल्ली टोपरा से मिलता है, दिल्ली मेरठ से मिलता है, प्रयाग से मिलता है, कौशाम्बी मतलब प्रयाग, और लोरिया अर्राज से मिलता है, लोरिया नंदनगढ़ से मिलता है, और रामपुरवा से मिलता है। अब इनको किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा स्तंभ हो गया, स्तंभ के अंदर ये स्तंभ जो है हमको कितनी जगह से मिलता है, 6 जगहों से मिलता है। वैसे तो ये रामपुरवा में 2 जगह से मिलता है, मगर एक स्तंभ पे लिखा गया है और एक स्तंभ पे नहीं लिखा गया है, इसलिए हमको बस 6 की चर्चा करना है। इसके अंदर जो है टोटल लाइनें कितनी लिखी हुई है, 7 लाइनें लिखी हुई है, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और ये 7 लाइन। तो 7 लाइनें लिखी है और मिला कितनी जगह से, 6 जगहों से ये मिला है। तो इस तरीके से हमको जो है वृहद स्तंभ लेख के बारे में हमको देखना है। और कहाँ कहाँ से मिला है, दिल्ली टोपरा से मिला है, दिल्ली मेरठ से मिला है, प्रयाग से मिला है, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। मगर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 6 जगहों से तो मिला है, मगर 6 जगहों पे ज़रूरी नहीं सभी जगहों से 7 लाइनें मिली हो, कहीं कहीं पे 4 लाइन मिली है, कहीं पे 3 लाइन मिली है, कहीं पे 2 लाइन मिली है, इस तरीके से जो है अलग अलग लाइनें मिली है। मगर हमारा जो दिल्ली टोपरा वाली जो है यहाँ से पूरी पूरी 7 लाइनें हमको देखने को मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण 7 लाइन वाला जो वृहद स्तंभ लेक है वो कौन सा, दिल्ली टोपरा। और एनटीए यूजीसी नेट के अंदर शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, या किसी भी टीजीटी पीजीडी एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण लेक जो है सातों के 7 लेक किसके अंदर देखने को मिलता है, तो दिल्ली टोपरा के अंदर देखने को मिलता है। बाकी के जो भी है यहाँ पे मतलब पूरी पूरी लाइनें देखने को नहीं मिल पाती है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, अशोक के जो वृहद जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। वृहद स्तंभ लेख, इन पर 7 लेखों का अंकन हुआ है, इसलिए इनको सबको सप्त स्तंभ लेख भी कहा गया है, सप्त स्तंभ लेख भी कहा गया। अफीफ ने जो अपनी पुस्तक की तारे के फिरोज शाही के अंदर बताया कि 1356 में फिरोज तुगलक ने दिल्ली टोपरा और मतलब टोपरा हरियाणा से और मेरठ से 2 स्तंभों को मंगवाया। उसने टोपरा वाले को स्तंभ को दिल्ली के फिरोजाबाद महल में स्थापित करवाया, और जो है मेरठ के अंदर दिल्ली मेरठ वाला जो शिलालेख है उसको जो है वहाँ पे कुछ के शिकार जो उसका इलाका था जहाँ पे वो शिकार वगैरह करता था वहाँ पे इसने स्थापित करवाया। तो इस तरीके से जो है दिल्ली मेरठ को जो है
कुश के शिकार में स्थापित करवाया, और जो है फतेहाबाद के अंदर जो है कुश के शिकार, और दिल्ली टोपरा को उसने फिरोजाबाद के अंदर स्थापित करवाया। और इसका जो है सचित्र विवरण किस में मिलता है हमको? सीरत फिरोज शाही में स्तंभ लाने का जो है सचित्र विवरण हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको ये वाली लाइन भी आपको याद रखनी है। और इन सब चीज़ों को जो चरखी और कैप्स्टन के मदद से जो है इनको पूरा मंगवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और दिल्ली टोपरा एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें संपूर्ण, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि संपूर्ण 7 की 7 लाइनें हमको देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपसे 7 की 7 लाइनें वाला अगर पूछे संपूर्ण 7 लाइन कहाँ मिलती है, तो दिल्ली टोपरा के अंदर मिलती है। और जो है दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा को जो किसने लगवाया है, इनको जो है दिल्ली मेरठ को जो है दिल्ली के अंदर किसने लगवाया? फिरोज तुगलक ने लगवाया। और दिल्ली टोपरा को कहाँ लगवाया? फिरोजाबाद महल के बाहर लगवाया इसको। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो वाला जो हमारा स्तंभ लेख है ये दिल्ली टोपरा है, और ये वाला जो है दिल्ली मेरठ है, तो ये उसके शिकार के अंदर है, और दिल्ली टोपरा वाला जो है हमारा फिरोजाबाद के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख के संबंध में चर्चा करते हैं। तो ये जो है हमारा वृहद स्तंभ लेख के अंतर्गत आता है। पहले ये कौशाम्बी में स्थित था, मगर यहाँ पे जो है इसको संभवतः अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा स्थापित करवाया। कहने का मतलब ये स्तंभ लेख जो है पहले कौशाम्बी के अंदर स्थित था, मगर इसको जो है हटवा के जो है जहांगीर ने जो अकबर के समकालीन संभवतः उसने प्रयाग के अंदर स्थापित करवा दिया। इस तरीके से जो दोस्तों इसका जो है स्थान परिवर्तन करवा दिया। और इस पर 3 सम्राट कौन कौन? अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख उत्कीर्ण है। तो दोस्तों अशोक का भी अभिलेख इसके अंदर उत्कीर्ण है, और जो है समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो भी इसके अंदर उत्कीर्ण है, और जहांगीर की भी जो है कुछ लाइनें इसके अंदर उत्कीर्ण देखने को मिलती है। और जो अभी इसके अंदर कुछ बीरबल से रिलेटेड भी जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो सम्राट का अगर पूछा जाए तो 3 सम्राट के जो है इसके अंदर अभिलेख हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन का मिलता है? एक अशोक का मिलता है, तो अशोक ने जो है सबसे पहले इसको लिखवाया। फिर उसके बाद जो है समुद्रगुप्त आते हैं, तो समुद्रगुप्त के अंदर आने ने इन्होंने आके जो है अपनी प्रयाग प्रशस्ति इसके अंदर लिखवा दी। मतलब इन्होंने जो कौशाम्बी के अंदर ही था उस टाइम पे, तो इन्होंने कौशाम्बी के अंदर ही अपनी प्रशस्ति लिखवा दी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जहांगीर ने हटवा के वहाँ से इलाहाबाद लेके आ गए, तो इलाहाबाद के अंदर इन्होंने अपना लेख लिखवा दिया। इस तरीके से जो है तीनों ने इसके अंदर लेख लिखवा दिया। एक ही पत्थर के ऊपर जो है तीनों लेख हमको देखने को मिलते हैं, जिसके आगे हम थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे सुरक्षित अगर वृहद स्तंभ लेख अगर आपसे पूछे तो ये है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ के बारे में आता है कि यहाँ पे जो है औरंगजेब के समकालीन जो है यहाँ का लेख हमको यहाँ से देखने को मिलता है, और सबसे सुरक्षित है। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों स्तंभ जो है बिहार के चंपारण जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों जो अगर आपसे पूछे कि ये बिहार के अंदर कितने स्तंभ लेख है, वृहद स्तंभ लेख, तो 3 वृहद स्तंभ लेख है, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। इस तरीके से आपको याद रखना है। और लोरिया नंदनगढ़ जो है औरंगजेब के समकालीन काल का जो एक अभिलेख हमको मिलता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपकी अब क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो है लोरिया नंदनगढ़ है, तो आप समझ सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है औरंगजेब का जो है समकालीन जो है यहाँ पे एक लेख मिलता है, तो इसका भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोरिया नंदनगढ़ ये जो है सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। इसके बाद जो है ये हमारा प्रयाग प्रशस्ति है, जिसके अंदर जो है अशोक का जो है ये यहाँ पे 1 से 3 जो है छोटा लेख भी मिल रहा है। यहाँ पे जो इसका जो लघु हमारा जो स्तंभ लेख है वो भी यहाँ से देखने को मिलता है। इसके बाद अशोक की जो 4 से 6 वाली लाइन यहाँ पे हमकी जो है वृहद स्तंभ लेख की मिलती है। और अशोक का जो है यहाँ पे अशोक की ये दूसरी एडिक्ट मिलती है, और यहाँ पे क्यून एडिक्ट जो है ये जो इसकी यहाँ से इसकी जो लघु शिलालेख के अंदर, ये लघु स्तंभ लेख के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हमको देखने को मिलती है। तो अशोक की ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको जो है अब मुझे लगता है कि यहीं इसी के अंदर जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति मिलती है, और इसी के अंदर जो है जहांगीर का जो है लेख हमको यहाँ से मिलता है। तो एक ही स्तंभ के ऊपर जो है तीनों शासक के जो है यहाँ पे अशोक का मिल जाता है, यहाँ पे समुद्रगुप्त का मिल जाता है, और यहाँ पे जो है जहांगीर का मिल जाता है। तो तीनों शासकों को जो है यहाँ पे लेख देखने को मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी।
अब प्रयाग प्रशस्ति के अंदर और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर दिया गया है कि जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है इसके अंदर, और ये जो अशोक के लेख हैं ऊपर, और ये ऊपर अशोक के ही हैं 1 से 3 वाले लेख जो हैं। अब अशोक के जो है 6 मुख्य स्तंभ लेखों का सेट, कहने का मतलब यहाँ से जो अशोक के जो स्तंभ लेखों के अंदर जो 6 पंक्ति देखने को मिलती है, इसी के अंदर जो है रानी का लेख मिलता है, क्यून ऑफ रानी का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद कौशाम्बा में जो है महामात्रों को संबोधित में संघ भेद का जो है एक संस्करण मिलता है। मतलब संघ भेद का जो हम आगे देखेंगे कि जो हमारे लघु स्तंभ लेख है उसके अंदर संघ भेद के जो नियम हैं वो किस किस के अंदर मिलता है, जो है सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमको इस प्रयाग प्रशस्ति वाला जो कि कौशाम्बी के अंदर था पहले, तो इसलिए आपको यहाँ पे संघ भेद वाले रूल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और जहांगीर का भी एक लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। अशोक के जो है 6 वृहद स्तंभ लेख मिल रहे हैं यहाँ पे, रानी का अभिलेख मिल रहा है, कौशाम्बी में महामात्र जो हमारा धम जो है संघ भेद का जो रूल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यहाँ पे दी गई है, और जहांगीर का एक लेख। ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है हमको, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, जो कि कौशाम्बी से हटा के जो है जहांगीर ने इलाहाबाद के अंदर इसको लगवाया था। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करते हैं। अब जो है 7 जो है हमारे, जैसे कि हमने चर्चा की कि वृहद स्तंभ लेखों के अंदर जो है 7 लाइनें लिखी हुई है। तो अब 7 लाइनों के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये 7 लाइनों वाले जो स्तंभ लेख कितनी जगहों से मिले हैं दोस्तों, 6 जगहों से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं ये हमने इसके ऊपर हमने चर्चा की थी अभी, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, और जो है कौशाम्बी और रामपुरवा। तो ये 6 जगहों से ये मिला है। इसके बाद हमने 7 बातें क्या क्या इसके ऊपर लिखी गई है ये भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो प्रथम लेख जो प्रथम लाइन है वो उसमें क्या लिखा गया है, अशोक ने राज्य के अभिषेक के 26वें वर्ष धम्म लेख लिखवाया। मतलब जो ये लेख लिखवाया वो 26वें वर्ष लिखवाया, और सीमांत प्रदेशों में अंत महामात्र को संबोधित करते हुए कहता है कि धर्मानुसार लोगों को पोषण एवं शासन करो। कहने का मतलब इसने जो है अपने अधिकारियों को अंत महामात्र जो है उनको उन्होंने आदेश दिया, और उनको क्या बोला कि धर्मानुसार लोगों के साथ पोषण, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और अच्छा शासन करो। तो ये सारी चीज़ें इसने प्रथम लेख के अंदर लिखवाई। और दूसरा लेख जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किमचू धम्मे वाला जो है कौन से लेख के अंदर जो है धम्म की परिभाषा अशोक ने दी है। तो दूसरे स्तंभ लेख के अंदर जो है अशोक ने जो है अपनी धम्म की परिभाषा, धम्म को पूरा विस्तार से इसने समझाया है। तो इसने जो है अशोक ने इसी लेख के अंदर जो है किमचु धम्म, मतलब इसने खुद से क्वेश्चन पूछा कि धम्म क्या है। तो इसी में उसने फिर जवाब दिया कि धम्म क्या है, अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दयादान, सत्यवादिता, पवित्र और साधुता, ये धम है। मतलब पवित्र और माधुर्यता और साधुता, ये सारी चीज़ें, पवित्रता, माधुरता और साधुता, मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसने धम के बारे में बताया कि धम क्या है। तो धम के अंदर क्या क्या चीज़ें बताया उसने, अल्प पाप बताया, अत्यधिक कल्याण बताया, दयादान, सत्यवादिता, पवित्रता, मधुता और साधुता, ये सारी चीज़ें जो है धम के अंदर उसने जो है धम्म की व्याख्या में अंदर इसने बताया है। तो किमची धम्मे के बारे में अगर आपसे पूछे कि धम्म के बारे में जो है अशोक ने किस में चर्चा की है, तो द्वितीय जो है उसका स्तंभ लेख उसके अंदर चर्चा की है। इसके बाद तीसरे लेख के अंदर जो 5 पापों का उल्लेख किया है। तो आपको बस इस तरीके से समझना है। तो तीसरे इसके अंदर जो है दूसरे के अंदर धम्म की व्याख्या की है, और तीसरे के अंदर उसने 5 पापों का उल्लेख किया है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके अंदर जो है 5 पापों के बारे में उसने बताया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं चौथा लेख के अंदर इसने क्या चर्चा की है। चौथा लेख के अंदर रज्जुकों के कार्यों को समर्पित है, मतलब रज्जुकों के बारे में इसने चर्चा की है। तो इसने 26वें वर्ष जो है न्यायिक अधिकार दे दिए। कहने का मतलब इसने जो है रज्जुकों को नियुक्त किया पहले, फिर नियुक्त करने के जो है 26वें वर्ष अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इनको जो है इनका प्रमोशन करके इनको न्यायिक अधिकार दे दिया। इसके बारे में इसने बताया। और दंड समता और व्यवहार समता को लागू किया। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि प्राचीन भारत के अंदर अगर किसी ने अगर दंड समता और व्यवहार समता अगर किसी ने लागू किया है तो वो जो है अशोक ने किया है। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंड समता और व्यवहार समता को जो है किसने लागू किया है, तो अशोक ने किया है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो चौथे लेख के अंदर इसमें हमको उल्लेख देखने को मिलता है, चौथा स्तंभ लेख। इसके बाद 5वां स्तंभ लेख के अंदर क्या चर्चा मिलती है, 5वां स्तंभ लेख के अंदर राज्याभिषेक के 26वें वर्ष ये सारी चीज़ें जो इसने जीव वध का निषेध कर दिया।
और इस मतलब जो जीववध के बारे में हमने जिससे कि चर्चा की थी कि जीववध के बारे में उसने जो है निषेध के बारे में किस में उल्लेख मिलता है, तो 5वें शिलालेख के अंदर हमको मतलब जो 5वां लेख है वृहद स्तंभ लेख, उसके अंदर जीववध के निषेध के बारे में इसने चर्चा की। और इसी में जो है कुल 25 बार कैदियों की रिहाई की गई है, इसका भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब इसी वर्ष जो 26वें वर्ष जो है इसने जो है कैदियों की रिहाई की है, जो कुल 25 बार रिहाई की है, इसके बारे में यहाँ पे आप उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। चौथे लेख के अंदर रज्जुक के कार्य है और 5वें लेख के अंदर जो है जीव निषेध के बारे जीव हत्या जो जीववध जो है उसका निषेध के बारे में इसने उल्लेख किया है। अब छठे लेख के अंदर इसने क्या चर्चा की है दोस्तों? अशोक कहता है कि जनता हित और सुख जिसमें उसकी परीक्षा करता हूँ तथा अधिकारियों की जांच करता हूँ, मैं सभी संप्रदाय का सम्मान करता हूँ और स्वयं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। दोस्तों इसने जो है समाज कल्याण के बारे में जो है सारी चीज़ें बताई है कि समाज के अंदर जो है परीक्षा के साथ जो है उन अधिकारियों को नियुक्त करता हूँ और उनके अधिकारियों की जो है जिनको नियुक्त किया उनकी जांच भी करूँगा और सभी संप्रदाय का जो है सम्मान करूँगा। कहने का मतलब है जो सभी संप्रदाय के साथ उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई और जो है स्वयं उनसे भेंट करने को सबसे महत्वपूर्ण समझूंगा, मतलब उनसे मिलने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा। ये सारी चीज़ें जो हमको छठे शिलालेख के अंदर जो छठा लेख है इसका स्तंभ लेख उसके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद 7वां लेख आता है हमारे 7वां लेख के अंदर प्रजा हित के बारे में इसने उल्लेख किया है। इसने जो है प्रजा हित के लिए क्या क्या चीज़ें करवाई है, प्रति 8 कोस के ऊपर जो है इसने कुआं खुदवाया, सड़कें बनवाई और जो है इसके अंदर वृक्ष लगवाए। तो ये सारी चीज़ें हमको 7वां लेख के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो 7 से 8 हमको याद रखना है। 7वां लेख के अंदर प्रति 8 कोस की इसने बात की है, इस तरीके से आपको याद रखना है। 3 के अंदर जो है 5 पाप की बात की है और 5 के अंदर जो है 25 बार कैदियों की बात की है और 26वें वर्ष जो है इसकी वध निषेध कर दिया, जीव वध निषेध, इस तरीके से आपको याद रखना है। और चौथे के अंदर क्या याद रखना है, 26वें वर्ष जो न्यायिक अधिकार दे दिए। छठे के अंदर जो है समाज कल्याण की बात कर ही रहा है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी। मुझे लगता है अपनी कोई कन्फ्यूजन होगा, अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको और थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। आपको किस तरीके से याद रखना है कि 6 जगहों से जो है 7 स्तंभ लेख मिले हैं, मतलब एक स्तंभ के ऊपर जो है 7 लाइनें लिखी हुई, इस तरीके से 7 स्तंभ लेख इसको माना जाएगा। और सातों के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें लिखी गई है ये भी हमने चर्चा कर ली है, एक बार और बता दे। अशोक ने जो है सीमांत प्रदेश धर्मानुसार लोगों को पोषण करे, पहले के लेख के अंदर। दूसरे लेख के अंदर किमचु धम में, तीसरे लेख के अंदर 5 पापों की चर्चा की है। चौथे लेख के अंदर रज्जुकों को जो है न्यायिक अधिकार दे दिए। इसके बाद 5वें लेख के अंदर जो है जीववध को निषेध कर दिया। छठे लेख के अंदर जो समाज कल्याण की बात कर रहा है। 7वें लेख के अंदर 8 कोस पे जो कुएं की बात कर रहा है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब अशोक के जो हम लघु स्तंभ लेख के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हमने जो है किसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों, वृहद स्तंभ लेख के अंदर, जिसके अंदर जो है हमारे 7 स्तंभ लेख हमको देखने को मिलते हैं। लघु स्तंभ लेख के सिस्टम क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी मतलब स्तंभ तो वही है, मतलब उतना ही बड़ा स्तंभ होगा, पर यहाँ पे 7 लाइनें लिखी होगी, किसी के अंदर 2 लाइन लिखी होगी, किसी के अंदर 1 लाइन लिखी होगी, किसी के अंदर 3 लाइन लिखी होगी। इस तरीके से जो है इसको लघु स्तंभ लेख बोला है। हमने वृहद स्तंभ लेख के अंदर क्या देखा था दोस्तों, जैसे कि ये वृहद स्तंभ लेख है हमारा, स्तंभ की साइज वही रहेगी, मतलब यहाँ पे अगर आपकी 7 लाइन अगर आ रही है जो 6 जगहों से मिला है तो ये हमारा वृहद स्तंभ लेख हो गया। और अगर यहाँ से 1 लाइन 2 लाइन अगर मिल रही है और ये हमको जो है 5 जगहों से मिल रहा है तो ये हमारा लघु स्तंभ लेख है। लघु स्तंभ लेख के अंदर जो है लेखों की संख्या कम है और वृहद स्तंभ लेखों के अंदर जो है लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अब दोस्तों लघु स्तंभ लेख हमको कहाँ कहाँ से मिले ये भी हम देखना है। सांची से मिला है, सारनाथ से मिला है, कौशाम्बी से मिला है, निंगाली सागर से मिला है और रुम्बनदेही से मिला है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये पूरे 5 स्तंभ लेख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कई बार एग्जामों में जो है इन 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार जो है इन सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, निगाली सागर, रुम्बनदेही, इन सभी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ तक कि अगर आपसे अगर कोई वृहद स्तंभ लेख के बारे में अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मगर लघु स्तंभ लेख के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अंदर जो है संघ भेद की नीति के बारे में चर्चा की गई है, किसके अंदर जो है करों के बारे में चर्चा की गई है। इस तरीके से स्मृति लेख कौन सा है, इस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा जो है लघु स्तंभ लेख के बारे में चर्चा की जाती है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये सारनाथ लेक, सारनाथ स्तंभ है। तो ये जो है हमारा लघु स्तंभ लेक के अंदर का आता है, और इसके अंदर जो है वही 2 लाइन 3 लाइन लिखी होगी, और संघ भेद के बारे में इस पर चर्चा की गई है। और ये आप समझ सकते हो, ये ऊपर जो है इसके अंदर कौन से पशु है, शेरों के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें की गई है। और इसके अंदर जो ये नीचे वाली जो पट्टी है इसके अंदर भी जो है हाथी, घोड़ा और हाथी घोड़ा पाल के, इस तरीके से आपको ये जो 4 जानवर जो इसके अंदर उल्लेख है वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको समझना है कि क्या क्या है जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे, जो है इसके अंदर जो 4 पशु है वो भी आपको समझना है कि हाथी, घोड़ा और बैल और सिंह, इस तरीके से ये सारी 4 चीज़ें जो है इसके अंदर दिख रही है आपको। और जो है इसके ऊपर जो है सिंह की आकृति, आपको अगर पशु का अगर आपसे पूछे कि किस पशु का जो है अंकन इसके ऊपर है, तो सांची, सारनाथ, इन सभी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्तंभ के ऊपर किसका जो है पशु का वहाँ पे अंकन है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आगे की स्लाइड में। अब लघु स्तंभ लेख के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि किसके ऊपर जो है क्या सारी चीज़ें हैं। तो लघु स्तंभ लेख को जो है रॉयल स्टोन लेटर भी कहा जाता है। तो इसको जो है रॉयल स्टोन लेटर, मतलब रॉयल जो है इनकी जो आज्ञाएं हैं, जो इन्होंने जो आदेश दिए, वो सारी चीज़ें जो है रॉयल मतलब राजा महाराजाओं की तरफ से जो आज्ञाएं दी गई वो सारी चीज़ें की वजह से जो है रॉयल स्टोन लेटर कहते हैं इसको। इसके बाद सांची, सारनाथ और कौशाम्बी स्तंभ लेख में संघ भेद से संबंधित, मतलब किस किस के अंदर, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अंदर संघ भेद से संबंधित जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो संघ भेद के जो रूल रेगुलेशन है, संघ भेद के रूल जो है किसके अंदर मिलते हैं, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के अंदर। और जो है संघ भेद से संबंधित यहाँ पे जानकारी मिलती है, और उसको संघ भेद करने वालों के लिए क्या उनकी व्यवस्था की गई है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। कौशाम्बी के अंदर स्तंभ लेख के अंदर अशोक रानी का कार्यवाहकों को दान देने का पुण्य का उल्लेख मिलता है। अगर कार्यवाहक, अगर आपसे पूछे कि अशोक की रानी कारुवकी का जो है उल्लेख किसके अंदर मिलता है, तो कौशाम्बी जो प्रयाग प्रशस्ति हम बोलते हैं उसी के अंदर ये जो है रानी का अभिलेख भी उसका बोला जाता है। तो इसलिए जो है कारुवकी का अगर आपसे पूछे कि उल्लेख किसके अंदर मिलता है, तो कौशाम्बी के अंदर मिलता है, जो लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में आता है। मगर होता क्या है कि ये एक ही स्तंभ है, उसके अंदर जो है उसके जो है प्रयाग प्रशस्ति भी है, और अशोक के जो है वृहद स्तंभ लेख भी है, और लघु स्तंभ लेख भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो कारुवकी का उल्लेख किस में मिलता है कि कौशाम्बी के अंदर, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी अगर आपसे ऑप्शन में पूछे तो प्रयाग प्रशस्ति भी आ जाता है। और उसी के अंदर जो है हमारा अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख उसी के अंदर मिलता है। कौशाम्बी के लेख के अंदर जो है रानी का भी मिल रहा है, और उसके पुत्र जो है तीवर, उसका भी उसी के अंदर मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं आगे निगाली सागर। तो निगाली सागर के अंदर अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बुद्ध पूर्व बुद्ध जो है कनक मुनि के जो स्तूप को आकार को बढ़ाया। कहने का मतलब ये, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष यहाँ की निगाली सागर की यात्रा की, और वहाँ का जो पूर्व बुद्ध का जो कनक मुनि का जो स्तूप था उसका जो आकार बढ़ाया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, निगाली सागर में हमको देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने जो है निगाली सागर की यात्रा करके जो कनक मुनि का स्तूप का जो आकार वर्धन करवाया, कब करवाया, 14वें वर्ष कराया। और इसका उल्लेख किस में मिलता है, निगाली सागर जो स्तंभ लेख जो है वहाँ से लघु स्तंभ लेख जो मिला है उसी के अंदर जो है इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों रुम्मनदेही लेख है। तो रुम्मनदेही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बनी आया, और आने के बाद जो है यहाँ पे करों के बारे में छूट की है। तो अशोक के अभिलेख में मौर्यकालीन कर व्यवस्था का यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो करों के बारे में जो है यहाँ पे उन्होंने जो छूट प्रदान की, जैसे कि यहाँ पे 1/6 से 1/8 कर दिया, बलि भाग वाला कर जो माफ़ कर दिया, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। आर्थिक अभिलेख भी इसीलिए तो इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। भाग एवं बलि नामक करों का उल्लेख इसी में मिलता है। तो भाग एवं बलि जो रुम्मनदेही की जब यात्रा करते हैं तो यहाँ पे जो रुम्मनदेही के अंदर जो है बलि एवं भाग नामक करों का जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है, इनको माफ़ कर दिया जाता है, इसलिए इसको उल्लेख मिलता है। इसी में अशोक कहता है कि बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण लुम्बनी में उसे उपज का केवल 8वां भाग लिया जाएगा। कहने का मतलब ये सब जगह से जो है 1/6 था, मगर जो है यहाँ पे जो है इसको कर को घटा के 1/8 कर दिया। कहने का मतलब जब ये बुद्ध की जन्म स्थान है तो यहाँ पे लोगों का आना जाना रहेगा, और बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे, तो लोगों को जो है अपना उपज का जो बहुत सारा भाग जो है लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को देने में
चला जाता है, तो इससे जो लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना है इसलिए उनको जो करों के अंदर छूट प्रदान की और भाग बलि को जो है माफ़ कर दिया और 1/8 जो है यहाँ से कर लिया। मतलब सभी जगह से जो 1/6 लिया, मगर बुद्ध की जन्म स्थान होने की वजह से लुम्बिनी से में जो है 1/8 लिया। तो ये सारी चीज़ें जानकारी कहाँ मिलती है हमको, जो है रुम्बनदेई लेक है। और निगाली सागर का लेक से क्या मिलता है, कनक मुनि के जो आकार स्तूप का जो आकार का विस्तार किया था, 2 गुना कर दिया था, तो इसका उल्लेख हमको निगाली सागर से मिलता है। और जो है हमको संघ भेद का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी। तो आपको बस इतना याद रखना है, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी से जो है संघ भेद का उल्लेख हमको मिलता है, संघ भेद की जानकारी यहाँ से मिलती है। और कौशाम्बी लेक के अंदर जो है रानी का भी लेख कहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अशोक की रानी कारुवकी के दान पुण्य का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और जो है पुत्र तीवर का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। एक पुत्र का जो है हमारा जो है हमको मध्य प्रदेश के अंदर जो मिला था, सांब का उल्लेख वहाँ पे मिल रहा था, और दूसरा जो है हमको कौशाम्बी का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर तीवर का उल्लेख यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि जो है यहाँ पे जो हमें स्तंभ लेख मिलते हैं, इन स्तंभ लोगों के ऊपर जो है अलग अलग आकृति, जैसे कि ये स्तंभ हुआ, तो इस स्तंभ के ऊपर अब क्या क्या आकृति यहाँ पे बनी हुई है, ये आकृति से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस स्तंभ के ऊपर कौन सी आकृति बनी हुई है। और होता क्या है दोस्तों कि इस कन्फ्यूजन की वजह से जो ये वाला क्वेश्चन अक्सर इस लोगों का जो है बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि इसमें जो है कई सारे कन्फ्यूजन की वजह से इंसान जो है इसमें याद होते हुए भी कन्फ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। मगर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद जो है आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसको आपको किस तरीके से समझना है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सारनाथ के अंदर 4 सिंह की आकृति का बनी हुई, मतलब 4 शेर बने हुए हैं। सांची के अंदर भी जो 4 शेर बने हुए हैं, 4 सिंह की जो आकृति बनी हुई है। लोरिया जो है, लोरिया नंदनगढ़ के अंदर एक सिंह है। जो दोस्तों एक सिंह जो कहाँ मिला है, ये लोरिया नंदनगढ़ के अंदर मिला है, तो आपको ये याद रखना है, लोरिया नंदनगढ़ वाला है ये। और वैशाली के अंदर भी एक सिंह मिला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कोलुआ जो स्तंभ है वैशाली के अंदर मिला है, तो वहाँ भी एक सिंह मिला है। और रामपुरवा से जो एक बैल मिला है और संकीसा से एक हाथी मिला है। अब इसको आपको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सांची और सारनाथ, तो सांची और सारनाथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है दोस्तों। तो ये सांची सारनाथ है। अब सारनाथ और सांची जब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है, तो यहाँ पे एक सिंह तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। आपको बस क्या याद रखना है कि अब ये बड़ी जगह है, फेमस जगह है, और जो है अब जैसे कि सारनाथ के अंदर गौतम बुद्ध ने भी उपदेश दिए, अशोक का जो है क्या बोलते हैं सांची का जो स्तूप भी फेमस जगह है, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये सारी बड़ी बड़ी जगह हैं। तो अब यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जगह है, तो यहाँ पे जो सिंह की जो आकृति बनेगी, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा सिंह की आकृति बनेगी। तो यहाँ पे कितने ये सिंह की आकृति बन रही है, 4 सिंह की आकृति यहाँ पे बन रही है। अब लोरिया स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ है, तो यहाँ पे एक सिंह मिलेगा आपको। वैशाली है, तो वैशाली भी छोटी जगह है, तो वैशाली में भी एक सिंह मिलेगा। मगर होता क्या है कि रामपुरवा स्तंभ, अब रामपुरवा स्तंभ, रामपुरवा के अंदर दोस्तों 2 स्तंभ लेक है। जैसे कि रामपुरवा स्तंभ तो 2 है, एक स्तंभ लेक के अंदर तो लेक लिखा हुआ है और एक के अंदर बिल्कुल भी लेक नहीं है, कहने का मतलब वो बिल्कुल खाली है। तो किस तरीके से आपको याद रखना है, रामपुरवा के अंदर 2 लेक मिले हैं। अब 2 लेख मिले हैं, तो एक लेख के अंदर तो लाइनें लिखी हुई है, मगर एक लेख हमारा बिल्कुल खाली है। तो बिल्कुल खाली है, तो खाली क्या होता है, मतलब दिमाग से खाली होता है कोई भी इंसान, तो वो कैसा होता है, बेल की तरह होता है। तो रामपुरवा का जो एक स्तंभ है बेल की तरह है। तो बेल की तरह किस तरीके से, तो बेल की आकृति आपको यहाँ पे आपको याद रखना है। तो रामपुरवा के अंदर एक स्तंभ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर तो आकृति आपसे पूछेंगे नहीं, मगर जिसके ऊपर नहीं लिखा है उसके अंदर आकृति है, तो वो किसकी आकृति है, बेल की आकृति है। तो अगर बेल की आकृति क्यों उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि खाली है, दिमाग से खाली है, तो बेल की तरह है। तो बेल की आकृति कहाँ मिल रही है हमको, रामपुरवा स्तंभ लेक के अंदर। 4 सिंह की आकृति हमको कहाँ मिल रही है, जो फेमस जगह है वहाँ से हमको 4 सिंह की आकृति मिल रही है। लोरिया स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ और वैशाली से हमको एक सिंह की आकृति मिल रही है। तो ये तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना है, संकीसा से जो है हाथी का जो है यहाँ पे आकृति मिल रही है। अब जैसे कि ये एक स्तंभ लेक है, अब इसके ऊपर जो है हाथी की आकृति इन्होंने बना दी, मगर हाथी की आकृति बना तो दी, अब इसको सोचने में समझने में हमको बड़ी शंका हो रही है कि यहाँ पे तो हमने मतलब सिंह देख लिया, यहाँ भी सिंह है, यहाँ भी बेल है, मगर इन्होंने हाथी की आकृति क्यों बनाई। तो अब हाथी की आकृति क्यों बनाई, इसकी हमको शंका हो रही है कि पता नहीं क्या मामला है इनका, इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हाथी की आकृति बना दी इनको, मतलब हाथी को इन्होंने ऊपर कैसे चढ़ा दिया, इस चीज़ को हमको शंका करना है।
कि स्तंभ के ऊपर मतलब इन्होंने हाथी को चढ़ाया कैसे इसके ऊपर। तो इसकी हमको हमारे दिल के अंदर शंका होगी कि यार इन्होंने इसके ऊपर हाथी कैसे चढ़ाया है। तो इसको आपको जब शंका होगी तो आपको संकिसा याद रखना है। इस तरीके से आपको, मुझे लगता है अब आपको ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे। तो फेमस जगहों पे जो है 4 सिंह की आकृति मिलेगी। लोरिया नंदनगढ़ और वैशाली से हमको 1 सिंह की आकृति मिलेगी। रामपुरवा क्योंकि लेक खाली है, बेल की तरह है, दिमाग नहीं है इसके अंदर, तो बेल की तरह था, तो इसको जो है रामपुरवा बेल की आकृति मिल गई। अब हाथी को इसके ऊपर कैसे चढ़ा दिया, तो इसकी हमारे दिल के अंदर शंका हो रही है। तो शंका से हमारी संकिसा से अंदर जो है हमको एक हाथी की जो है आकृति हमको मिलती है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे गुहा लेक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अशोक और जो है दशरथ ने जो है कई सारी गुहाओं का निर्माण करवाया, जैसे बराबर की गुफाएं और जो है नागार्जुनी की गुफाएं, पहाड़ी की गुफाएं, और जो है छत्तीसगढ़ के अंदर भी जोगी मारा वाली गुफाएं, इन सारी गुफाओं का निर्माण करवाया। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी बराबर की जो गुफा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है बराबर की जो लोमर्स ऋषि की गुफा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो हमारे नागार्जुनी की पहाड़ियाँ है उसके ऊपर भी जो दशरथ ने गुफाएं बनवाई है, अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसने भी क्या क्या गुफाएं बनवाई, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गुफा किसने बनवाई, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो दोस्तों आप ये जो देख रहे हो, ये हाथियों के जो यहाँ पे निशान बने हुए, ये लोमर्स ऋषि की गुफा है और ये बराबर की पहाड़ी के ऊपर है। और इसका जो निर्माण जो है दशरथ ने करवाया, जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। तो दशरथ ने जो किसका निर्माण कराया, लोमस ऋषि का करवाया। और बाकी की जितनी भी जो गुफा है उनका निर्माण किसने करवाया, वो उसका अशोक ने करवाया। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें आपको समझना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पहाड़ काट के जो है इस गुफाओं को निर्माण करवाया। और सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो गुफा अगर आपसे पूछेंगे तो ये जो है लोमर्स ऋषि की गुफा है, जो बराबर की पहाड़ी पे है, और इसका निर्माण दशरथ ने करवाया। आपको ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मौर्यकालीन गुहा लेख के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गुहा लेख किस तरीके से, मतलब इनके ऊपर जो है कुछ लेख भी लिखवाए हैं और कुछ जो है इसकी आकृतियाँ हैं उनको भी लेख में शामिल किया जाता है। मौर्यकालीन गुहा लेख बाराबरी की जो नागार्जुनी की पहाड़ी, बराबरी की और नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ और सीतामढ़ी और रामगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, वहाँ से भी जो है मौर्यकालीन गुफाएं मिलती हैं, जहाँ हमको देवदासी प्रथा के बारे में हमको साक्ष्य मिलते हैं, जो प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके अलावा सभी गुहाओं के लेखों की जो भाषा है प्राकृत है, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। तो आप समझ सकते हो कि भारत के अंदर जितने भी जो अशोक के लेख और जो अभिलेख और स्तंभ लेख जितने भी जो कुछ मिला है भारत के अंदर, वो सारी चीज़ें प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और भारत के बाहर जो है अरामैक लिपि और खरुष्टी लिपि, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। मगर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है भारत के अंदर हुआ है। और भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा है। बराबर की गुफा में जो है, बराबर की जो गुफाएं हैं उनको किसको दान दिया गया, किसको दान देने के लिए बनवाई, आजीविक संप्रदाय, जो आजीविक संप्रदाय हैं उसको दान देने के लिए जो है यहाँ पे जो कुल 7 गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। बराबर और नागार्जुनी की गुफा को जो अशोक और दशरथ ने बनवाया। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। तो 7 गुफाओं को निर्माण करवाया, किसको देने के लिए करवाया, आजीविक संप्रदाय को करवाने देने के लिए करवाया। और जो इसके अंदर जो भाषा कौन सी है, प्राकृत भाषा है। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, गुफाओं के अंदर के कौन कौन सी गुफा को किस किसने बनवाया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुदामा की गुफा। तो अशोक ने जो अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष इसको बनवाया, और इसको दान किसको दिया दोस्तों, आजीविक को दिया, आजीविक संप्रदाय के संतों को। विश्व झोपड़ी को किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बनवाया इसको भी। कर्ण चौपड़ को कब बनवाया दोस्तों, राज्याभिषेक के 19वें वर्ष बनवाया। तो इस तरीके से 3 गुफाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है। सुदामा जो है अपनी झोपड़ी के अंदर जाके कर्ण से मिलता है और लोमर्स ऋषि को देखता है। तो लोमर्स ऋषि को देखता है, तो लोमर्स ऋषि की गुफा कौन की है, दशरथ जी की है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सुदामा जो है अपनी सुदामा जब झोपड़ी में गया तो वहाँ पे कर्ण मिला उसको, और कर्ण ने जो है उसको लोमर्स ऋषि को पता बताया। और जो है इस गुफा का किसने निर्माण करवाया, दशरथ ने करवाया। इस तरीके से आपको याद रखना है कि सुदामा, विश्व झोपड़ी और जो है कर्ण चौपड़, ये तीनों जो है अशोक की है, लोमर्स ऋषि की गुफा जो है दशरथ की है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, बराबर की पहाड़ियों में जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है लोमर्स ऋषि की गुफा है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, इसके फोटो भी हमने देख लिए हैं। इस गुफा में हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो हमने इसको भी देखा था कि गेट के ऊपर जो है हाथी जो है स्तूप की पूजा कर रहे हैं, बीच में स्तूप है और दोनों साइड से जो है हाथी इसकी पूजा कर रहे हैं। दशरथ ने जो है नागार्जुन की पहाड़ियों में गोपी
का गुफा का निर्माण करवाया? और गोपी का गुफा अगर आपसे पूछे तो कहाँ करवाया? नागार्जुनी की पहाड़ी पे करवाया। और किसने करवाया? दशरथ ने करवाया। अन्य गुफा जो है कौन कौन सी है इसकी अन्य गुफा? वदथिका और बाहिक जो है इसकी अन्य गुफा है, जो नागार्जुनी की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर जो है इसने मौर्यकालीन जो है गुफा कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों के अंदर सीता बोगा की गुफा और जोगी मारा की जो गुहा लेके स्थित है। इसके अंदर सुतनका नामक देवदासी और देवदत्त जो वाराणसी का जो ये व्यापारी था, वहाँ का जो ये इसका प्रेमी था, तो इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो ये देवदासी प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ से जो है क्या क्या मिलता है? और प्राचीनतम नाट्य मंच, मतलब यहाँ पे एक नाट्य मंच मिला है। अब यहाँ पे जो है ड्रेसिंग रूम भी मिला है, विश्राम गृह। और जो यहाँ से वेश्यावृत्ति का जो प्राचीनतम उदाहरण मिला है। वेश्यावृत्ति मंदिर के अंदर जो वेश्यावृत्ति होती है उसका प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है? हमको रामगढ़ की गुफाओं से मिलता है, जो जोगी मारा और सीता बोंगी बेंगा और जोगी मारा की गुफा जो है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ियों पे। वहाँ से ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। तो प्राचीनतम नाट्य मंच का जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? छत्तीसगढ़ की गुफाओं से मिलती है। विश्राम गृह मिलता है यहाँ पे, रेस्ट होम। इस तरीके से सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अब आपको जो है कभी भी कोई कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके बता सकते हो। मुझे लगता है कि अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। एक बार और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो है हमारे जो वृहद स्तंभ लेक है वो 7 है। और कितनी जगहों से मिले? 6 जगहों से मिले हैं। और हमारे लघु स्तंभ लेक जो है हमारे 5 स्थानों से मिले हैं। और इसकी जो कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें हमको मिलती है। इसके अलावा हमने लघु स्तंभ लेख के लघु शिलालेख के बारे में बात की। तो लघु शिलालेख जो कई सारी जगहों से मिले, पर हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जगहों से हमने चर्चा की। तो अशोक के नाम किसके अंदर मिलते हैं? जैसे मास्की के अंदर, बाबरू बेराट के अंदर जो है बुद्ध के जो है गौतम बुद्ध का शिष्य होने, अशोक के बौद्ध होने का जो है इसके अंदर प्रमाण हमको मिलता है। अशोक ने जो है त्रिरत्न के वहाँ पे चर्चा मिलती है। और जैसे कि हम अगर चर्चा करें हमारे लघु स्तंभ लेख की, तो संघ भेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सांची, सारनाथ, कौशाम्बी में मिलता है। उसके अलावा किस स्तंभ लेख के ऊपर हमने क्या पशु की आकृति है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, आपको जो है मुझे लगता है एग्ज़ाम से रिलेटेड अब कोई भी ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है ये सारी चीज़ें। और जो है अगर आपको ये वीडियो का सही, अगर आपको अगर पसंद आई है और आपको अगर इसमें कुछ समझ आई है और आपको अगर कुछ हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट्स ज़रूर करें कि वीडियो के अंदर अगर कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वो भी बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के वीडियो को और देखने के लिए आपको जो है बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इसी तरह के आने वाली और भी वीडियो जो है इतिहास से रिलेटेड हमारी वीडियो आती रहती है। जो इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे वीडियो डले हुए हैं उनको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। और प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो डले हैं जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से हमने कई सारे टॉपिक को समझने की कोशिश की है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे इतिहास का किला के नाम से आप हमारे इतिहास का किला नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको कई सारे हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, क्यूजेस मिल जाएंगे, पोल क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी के जो अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आप कमेंट करके या हमको मैसेज करके आप बता सकते हो, जिनको हम आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो आने वाली है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो है पूरा हिस्ट्री का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ी समय की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो आने वाले टाइम पे जो पूरा हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।